गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की ताज़ा खबर इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे हमारे पड़ोसी नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल में रविवार को तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच प्रचंड ने विपक्षी सीपीएन यूएमएल और अन्य छोटे दलों के समर्थन से नई सरकार का गठन का दावा पेश कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत गठबंधन सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति विद्या भंडारी द्वारा दी गई समय सीमा रविवार शाम को समाप्त हो रही थी। सूत्रों ने बताया कि प्रचंड सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामछाने, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रमुख राजेंद्र लिंगडेन सहित अन्य शीर्ष नेताओं के साथ राष्ट्रपति कार्यालय गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल, सीपीएन एमसी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और अन्य छोटे दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी दल प्रचंड के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमत हो गए हैं। प्रस्ताव में 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सदस्यों के समर्थन का दावा किया गया, जिनमें सीपीएन यूएमएल के 78, सीपीएन एमसी के 32, आरएसपी के 20, आरपीपी के 14, जेएसपी के 12 और जनमत के 6 और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 3 सदस्य शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार बनाने का दावा करने वाले पर 165 सांसदों के हस्ताक्षर थे। 11 दिसंबर 1954 को पोखरा के निकट कास्की जिले के धिकुर पोखरी में जन्मे प्रचंड करीब 13 साल तक भूमिगत रहे। वह उस वक्त मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो गए जब सीपीएन माओवादी ने एक दशक लंबे सशस्त्र विद्रोह का रास्ता त्याग कर शांतिपूर्ण राजनीति का मार्ग अपनाया। उन्होंने 1996 से 2006 तक एक दशक लंबे संघर्ष संघ का नेतृत्व किया था, जो अंततः नवंबर 2006 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। अब हम आगे बताएंगे कि अमेरिका में आजकल मौसम में क्या तब्दीलियां हो रही हैं। अमेरिका में मौसम की मार इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है कि वहाँ 41 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर आए बर्फीले बम चक्रवात ने जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका में बर्फबारी के बीच तेज़ हवाएं चल रही हैं, इससे मौसम और जानलेवा बन गया है। हालत ऐसे है कि सब कुछ जम जा रहा है। यह स्थिति इस खतरनाक चक्रवात की वजह से हुई है, जिसे बम चक्रवात नाम दिया गया है। इस बर्फीले तूफान की वजह से क्रिसमस और नए साल के सारे प्लान लोगों के चौपट हो गए और छुट्टियां पूरी तरह से बेकार हो गई हैं। मौसम की मार सबसे ज़्यादा अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित मोंटाना राज्य में देखी गई, जहां तापमान -45 डिग्री तक पहुंच गया था। आयोवा, विस्कोसिन, मिनेसोटा और मिशिगन में व्हाइट हाउस जैसी स्थिति है। अमेरिका के बफेलो में भी जीरो विजिबिलिटी है। न्यूयॉर्क में हालत बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ पर बफेलो सिटी में एरी झील तक जम गई है। यह जगह न्यूयॉर्क के पश्चिम में है। इस मौसम ने क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों को खासा असर डाला है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते मौसम इसी तरह से रहेगा। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। कुछ लोगों की लाश कार में मिली तो कुछ बर्फ़ में दबे हुए भी पाए गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस की माने तो जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो ठीक तरह से कपड़े पहन कर रहें, जितना संभव हो सके अपने चेहरे और स्किन को कवर करके रहें। साथ ही कार में सेफ्टी किट जरूर लेके चले। कुछ इलाकों में स्थिति ऐसी है कि दरवाजे से हाथ बाहर निकालते ही उस पर बर्फ़ सी जम जा रही है। अब इसमें ये आता है कि ये बम चक्रवात है क्या। बम चक्रवात एक टाइप का साइक्लोन है और जिसकी वजह से मौसम इतना बिगड़ जाता है कि बहुत जल्द तेज होने वाला कम दबाव वाला सिस्टम बन जाता है। बम चक्रवात सामान्य बर्फीले तूफान भी हो सकते हैं या फिर वो उष्ण कटिबंधीय भी हो सकते हैं। जब सेंट्रल प्रेशर 24 घंटे के अंदर कम से कम 24 मिलीबार गिरा हो तो मौसम की उस स्थिति को बम चक्रवात कहते हैं। इस तरह के अधिकांश तूफान समुद्र के ऊपर होते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर बम की तरह बरस सकते हैं और तबाही ला सकते हैं। इस समय तूफान बड़ी झीलों की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर कभी बहुत ठंडी हवा तो कभी बहुत गर्म नरम हवा होती है। वहाँ पर इसकी आशंका बढ़ जाती है। इस तरह के तूफानों के लिए मध्य अटलांटिक और पूर्वोत्तर तट से दूर की जगह को बेहतर माना जाता है, जहाँ गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी होता है। अब हम बताते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को एक शीर्ष होटल में अमेरिकियों पर संभावित हमले की चेतावनी दी है, क्योंकि आत्मघाती हमले के 2 दिन बाद ही पाकिस्तानी की राजधानी हाई अलर्ट पर है। दूतावास ने रविवार को एक सुरक्षा अलर्ट में कहा कि अमेरिकी सरकार को जानकारी मिली है कि अज्ञात व्यक्ति संभवतः छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद में मैरियट होटल में अमेरिकियों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं।
सलाहकार ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों और अन्य नागरिकों को क्रिसमस की छुट्टी पर लोकप्रिय होटल में जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिकी मिशन ने अपने सभी कर्मियों को छुट्टियों के मौसम में इस्लामाबाद में गैर जरूरी यात्रा से परहेज करने का भी आग्रह किया है। दूतावास के निर्देश के बाद शुक्रवार को इस्लामाबाद के एक रिहायशी इलाके में एक आतंकवादी बम विस्फोट हुआ था, जिसमें पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी और 10 लोग घायल हो गए थे। विस्फोट तब हुआ जब पुलिस ने गश्त के दौरान निरीक्षण के लिए एक टैक्सी को रोका। पुलिस के मुताबिक पीछे की सीट पर बैठे एक यात्री ने विस्फोट कर दिया। पाकिस्तान तालिबान जो अफगानिस्तान के शासकों से अलग लेकिन संबंध ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सरकार ने इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पर रखा है, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि स्थानीय चुनावों के लिए भी प्रचार चल रहा है। पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। शहर भर में वाहनों की जांच के लिए स्नैप चेक पॉइंट स्थापित कर दिए हैं। बलूचिस्तान में रविवार को आतंकवाद की अलग अलग घटनाओं में एक कैप्टन समेत 6 सुरक्षाकर्मियों ने शहादत को गले लगा दिया, जबकि कम से कम 17 लोग घायल हो गए। ISPR के मुताबिक एक विस्फोटक उपकरण द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के बाद काहान में एक निकासी अभियान चल रहा था। सेना की मीडिया शाखा ने कहा है कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस सुरक्षा बलों के प्रमुख दल के करीब गया। विस्फोट में कैप्टन फहद, लांस नायक इम्तियाज और सिपाही असगर, मेहरान और समून शहीद हो गए। बयान में आगे कहा गया कि हमले में शामिल संदिग्धों को पकड़ने के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन अभियान जारी है। एक अन्य बयान में ISPR ने कहा कि झोप के सांबाज इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया। एक आतंकवादी भी मारा गया, जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए। ISPR ने कहा कि बलों ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सांबाज में एक अभियान शुरू किया था, ताकि उग्रवादियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पार करने के लिए अंतर प्रांतीय सीमा के साथ KP में घुसने और नागरिकों और सुरक्षा बलों को लक्षित करने के लिए संदिग्ध मार्गों का उपयोग करने से रोका जा सके। उनके भागने के रास्ते से वंचित करने के लिए नाकाबंदी की स्थापना करने के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी। गोलाबारी के परिणामस्वरूप एक आतंकवादी मारा गया, जबकि सिपाही हक नवाज ने शहादत को गले लगा दिया और 2 अन्य सैनिक घायल हो गए। बयान में ये कहा गया कि आतंकवादी को सीमा पार से और साथ ही गोलाबारी के माध्यम से उनके मददगारों का समर्थन प्राप्त था। हम ये देखते हैं कि चाइना में किस प्रकार से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना है। अभी हमने ये देखा है कि जो चाइना में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे एडमिशन के लिए एनरोल होते हैं वो किस कदर बढ़ गए हैं। पिछले बार जो है चाइना में जो सिर्फ 2017 में 2.01 मिलियन बच्चों ने रजिस्टर किया था, और इस साल जो है चाइना में 4.74 मिलियन चीनी बच्चों ने एनरोल किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, जो 20% ज़्यादा है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इंडिया में देखते हैं कि IITs और IIMs वगैरह के लिए जिस प्रकार से लाखों बच्चे बैठते हैं, ऐसे ही चाइना में भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चे इतने बैठते हैं कि पूरा जो है उनका एक एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एक ऑनलाइन सिस्टम्स के आधारित पे होता है, और इसका दिसंबर में पेपर होता है। 2 दिन इसका एग्ज़ाम चलता है और उसमें जो है बच्चे भाग लेते हैं। उसके बाद इनका 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है। उसके बाद जो है फिर इनका जो है स्कोर कार्ड आता है। उसके आधार पे इनका फिर जो है एक साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के बेसिस पे फिर ये बच्चों को सीटें अलॉट होती हैं। इस बार भी ये 24 से 26 दिसंबर तक चलेंगी। और देखने वाली बात यह है कि इस बार चूंकि वहाँ कोविड का पेंडेमिक का भी बहुत बड़ा जोर है, तो चाइना ने इस तरह से अपना पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है कि बच्चे जो हैं, जो कोरोना पॉजिटिव बच्चे हैं, उनको एक अलग से स्थान पे बैठाया जाएगा। उनके लिए अलग से एक पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है कि वो दूसरे बच्चों से ना आए, और बच्चे जितने भी हैं वो अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव की जो है वो जानकारी दे अपने विभागों को कि हम पे कोई भी इस टाइप का वो नहीं है, कोरोना नहीं है, और ताकि उनको अलग बच्चों के साथ बैठाया जाए। और ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है ये, और पूरे प्रांत में, चीनी प्रांत में इसके एग्ज़ाम लिया जाएगा। और चीनी बच्चे इतना खुश हैं कि कम से कम, क्योंकि 2-3 साल से वो रेगुलर क्लास नहीं जा पा रहे थे, तो अब उनको आशा है कि आने वाले समय में वो अपने क्लास को में ज्वाइन कर सकेंगे, और आपस में बच्चे जिस प्रकार से मिलते जुलते एक दूसरे से, वो पर्सनल तौर पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिल सकेंगे। चीन में कोविड-19 इस कदर से बढ़ रहा है कि चीन के जो डॉक्टर हैं वो भी जो है अब अस्पतालों में जाने से डरने लगे हैं, और वो क्योंकि कई मरीज़ ऐसे हैं जो घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं, और ये उनको बोला भी गया है कि वो बहुत ही ज़रूरी है, वही तभी वो मेडिकल
हॉस्पिटलों में आए, नहीं तो वो घर पे ही अपना इलाज करें। अब घर पे कैसे इलाज करें जब उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो सिम्टम्स के आधार पे अब जो है चाइना में इंटरनेट हॉस्पिटल स्टार्ट हो गए हैं। अब ये इंटरनेट हॉस्पिटल क्या है? इंटरनेट हॉस्पिटल ये है कि वहाँ उन्होंने कुछ टाइप के कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर बैठा रखे हैं, जो भी क्वेरीज जो है आती है, और जो भी मतलब एक ऑनलाइन सिस्टम एक इस टाइप से डेवलप किया है ताकि उधर से जो घर से मरीज अपना उनको नंबर लगा के वो फेस टू फेस बात कर सकता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे नाक बहना, छींक आना, बुखार आना। तो वो अपने सिम्टम्स बता रहा है और डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप ये दवाई ले लीजिए। तो अगर जो यंग हैं जो ले सकते हैं तो मेडिकल स्टोर से दवाई ले ले रहे हैं, पर जो बूढ़े हैं उनके लिए जो है ऑफलाइन जो है डॉक्टर्स वहाँ से डॉक्टर दवाइयाँ भिजवा दे रहे हैं ताकि वो खुद पर्सनली वहाँ ना जाएं, क्योंकि डॉक्टरों को भी खुद को खतरा है कि उनको भी कहीं कोरोना ना हो जाए। इसलिए वो अपने सेफ्टी में बैठे हुए हैं और जो है बहुत ज़रूरी है उन्हीं मरीजों को देखने के लिए जा रहे हैं। पर इससे ये एक चीज़ का ये चीज़ भी है कि क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और डॉक्टरों की इतनी कमी है कि डॉक्टरों से बहुत मुश्किल से बन पा रहा है कि वो हर पेशेंट को जो है पर्सनली जाके देखे। इसलिए वो इन्होंने इंटरनेट हॉस्पिटल तैयार कर दिए हैं जिसके थ्रू वो जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और साथ में अगर जिनको दवाइयाँ चाहिए उनको डिलीवरी ऑफलाइन की जा रही है। इससे जो है दबाव डॉक्टरों पर भी कम हो जा रहा है और पब्लिक भी जो जिनको थोड़ा सा भी कोरोना के कम सिम्टम्स हैं वो भी अपने घर में अपने आराम से इलाज करा सक रहे हैं। पर इसमें ये है कि वो जो डॉक्टर्स हैं वो कोई हार्ड दवाइयाँ भी लिख दे रहे हैं, जो क्योंकि उसमें हर पेशेंट की अलग स्थिति होती है। उसमें ये देखने वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पे और कुछ उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि डॉक्टर फेस टू फेस तो वैसे देख रहा है पर फिजिकली तो एग्जामिन कर नहीं रहा है उनको। तो इसमें कहीं हार्ड दवाइयों की वजह से उन बेचारों की जान जोखिम में न चली जाए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए ताकि हम उस पे न्यूज़ ला सकें। धन्यवाद।